हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर सॉल्यूशन का जब आया था उस समय हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या क्या था, उसके बारे में हम लोग समझे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का अपना प्यारा सा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर को। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का लेक्चर मैप होने वाला है वो क्या क्या है। तो आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। साथ ही साथ दूसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं, दूसरा हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये दो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉब्लम देखेंगे और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखे थे, ताकि आज का जो लेक्चर होने वाला है जहां पे हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखो कुछ फॉर्मूला जो आज का लेक्चर में याद होना चाहिए। याद करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया था, टीबी माइनस टी नॉट बी। एक ये फॉर्मूला आज हम लोग का काम आएगा। डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था टीबी माइनस क्या? टी नॉट बी। एक और फॉर्मूला देखे थे, अगर टीबी कैलकुलेट करना है तो टीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। अगर हम लोग को टीबी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला था डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। एक और फॉर्मूला था डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का, और वो फॉर्मूला बताए थे केवी इंटू एम। अलग अलग टर्म क्या है वो भी हम रिकैप करा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू क्या है? एम। बट ये फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करते हैं जब सॉल्यूट का वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल। और आई 1 तभी हो सकता है जब सॉल्यूट पार्टिकल नाइदर एसोसिएट करे नाइदर डिसोसिएट करे। अगर एसोसिएट डिसोसिएट करेगा तो आई का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, और अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट किया तो उस केस में डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आई केबी इंटू एम। हालांकि अगर हम लोग यही फॉर्मूला को हर केस में यूज करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करेगा तो आई का वैल्यू 1 ले लीजिएगा, और अगर करेगा तो जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे। याद कर लो थोड़ा सा आई कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला। अगर डिसोसिएशन हुआ है तो आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। क्या याद है? ऑब्वियसली याद होना चाहिए। और अगर एसोसिएशन हुआ है तो आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, और ये जो तुम्हारा एन है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहां का जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम एसोसिएटेड, नंबर ऑफ एटम एसोसिएटेड, नंबर ऑफ एटम एसोसिएटेड। ठीक है, अगर हम अल्फा का बात करें तो अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, यहां पे भी अलग अलग टर्म का मतलब समझ लो। ये डेल्टा टीबी रिप्रेजेंट कर रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देख, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चंस ना आसान ही रहता है, बट अगर सिंबल्स तुमको याद नहीं होगा तो काफी दिक्कत होगा। तो जब भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोले मतलब समझ जाओ वो डेल्टा टीबी का बात कर रहा है। अगर हम टीबी का बात करें तो टीबी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या चीज को बाबू? सॉल्यूशन को। अगर हम टी नॉट बी का बात करें तो टी नॉट बी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को टी नॉट बी बोलते हैं।
केबी यहां पे है, इसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो केबी आइदर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है। एक केबी का अगर हम बात करें ना, तो केबी जो है वो सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट डिफर करता है। अगर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर लिए हो तो केबी का वैल्यू कुछ और होगा, सॉल्वेंट के तौर पे इथेनॉल ले लो तो कुछ और होगा, बेंजीन ले लोगे तो कुछ और होगा। केबी का वैल्यू जनरली आप लोग को क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, बट एक का केबी का वैल्यू आप लोग याद रखते चलिएगा, जो कि है वाटर का। वाटर का केबी का वैल्यू होता है 0.52, यूनिट लिखोगे केल्विन केजी पर मोल, या फिर इसका एक और यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ठीक है, तो इतना बात हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम लोग को यहीं से आगे बढ़ना है और यही सब फॉर्मूला को यूज करते हुए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के तरफ चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला सवाल जो आप लोग को करना है वो देखो, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है पहले आराम से हम लोग पढ़ते हैं। Calculate boiling point of a solution obtained by mixing 90 gram of glucose in 200 gram of water. Kb of water is 0.52 Kelvin kg per mole. क्वेश्चन को पढ़ते के साथ जब तक तुम लोग एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो ना सॉल्व करने में, तब तक देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बेसिक ट्रिक क्या है जो आप लोग बचपन में करते थे। गिवन लिख लो आराम से, वो बहुत हद तक तुम्हारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी बना लेगा। ठीक है, तो बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमसे टीबी कैलकुलेट कराना चाह रहा है। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बाबू वेट ऑफ सॉल्यूट है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमको दिया हुआ है जो कि कितना है 90 ग्राम। आगे अगर हम बात करें इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करोगे तो 200 ग्राम है। ठीक है, अगर सॉल्यूट ग्लूकोज है तो इसका मोलर मास तुम खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि इसका मोलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा। ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग को केबी दिया हुआ है। केबी का अगर बात करोगे तो केबी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे हिडन है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। देख यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे क्या यूज किया हम लोग, वाटर को। सॉल्वेंट के जगह में हम लोग वाटर यूज किए हैं, और वाटर का प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी T0B का वैल्यू आप लोग को पता होगा। प्योर फॉर्म में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को हम लोग केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होता है। अब कभी कभी ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट के जगह में वाटर होगा तो तुमको बॉइलिंग पॉइंट भी दे देगा प्योर फॉर्म में, ये याद होना चाहिए। अगर वाटर है और वाटर के अलावा कुछ होगा ना तो वो 100% क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बट वाटर के केस में आप लोग को खुद से याद होना चाहिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होता है। अब अगर हम लोग को टीबी कैलकुलेट करना है तो देखो हम यहीं पे टीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखते हैं। टीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, देखो पीछे में ही बताए थे। टीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा टीबी प्लस T0B, यानी अगर हम लोग टीबी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दो चीज चाहिए, एक डेल्टा टीबी चाहिए और दूसरा T0B चाहिए। अब अगर तुमको T0B का बात किया जाए तो ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, इनडायरेक्टली मेंशन्ड था, बट क्या डेल्टा टीबी हम लोग को पता है, नहीं पता है। तो बिना डेल्टा टीबी कैलकुलेट किए तुम टीबी नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर हम डेल्टा टीबी निकालना चाहते हैं, यहां पे एक और हिंट होगा। अगर हम ग्लूकोज का बात करें तो ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस सॉल्यूशन में एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करता, ये सब बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दैट मीन्स यहाँ पे आई का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हम लोग डेल्टा टीबी का फॉर्मूला यूज करेंगे केबी इंटू एम। केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52, मोलालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलालिटी को, और मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे में अपने लोग रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ क्या रखोगे सॉल्वेंट। बात समझ आ गया, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 0.52 इंटू, अब अगर वेट ऑफ सॉल्यूट का बात किया जाए तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, देखो तो सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 90 इंटू 1000। अगर तुम मोलर मास का बात करोगे तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180
ये भी हम बता चुके हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट है तुम्हारा 200। ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स में। यहां से 0 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेने का तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 1 26। ठीक है। 2 डेसिमल देना तो 2 प्लेस डेसिमल दे दो, तो ये आ जाएगा 2.6। ठीक है। 0 को लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डेल्टा टीबी है ना, ये टेम्परेचर को बता रहा है, तो तुम इसका यूनिट केल्विन भी लिख सकते हो या फिर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ये 2.6 का यूनिट केल्विन भी आ सकता है, डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन कब रखोगे? जब तुम T0B को भी केल्विन में रखोगे। और डिग्री सेल्सियस में कब रखोगे? जब T0B भी डिग्री सेल्सियस में होगा। अब डेल्टा टीबी तुमको पता चल चुका है। अब हम लोग आराम से यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टीबी। अगर हम लोग टीबी कैलकुलेट करना चाहे तो टीबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी बताए थे, डेल्टा टीबी प्लस क्या होगा बताओ? T0B। अब अगर हम डेल्टा टीबी का बात करें तो डेल्टा टीबी का वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है? डेल्टा टीबी का वैल्यू था 2.6 या 2.7 था? 2.6 था, 2.6। और T0B का बात करें, ठीक है, तो T0B अगर तुम डिग्री सेल्सियस में रखना चाहते हो तो 100 होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 10.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 102.6 डिग्री सेल्सियस। वही अगर तुमको केल्विन में कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा टीबी में वही 2.6 रहेगा, बस T0B को तुमको केल्विन में रखना है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में बात करोगे तो 373 हो जाएगा। इसको अगर ऐड कर लोगे तो ऐड करने पे कितना आएगा? 373 मतलब 375.6 केल्विन। बात समझ आ गया? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आया? तो ये पहला क्वेश्चन था। होप आप लोग को पूरा अच्छा से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, और अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखो। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैविंग वांट ऑफ फैक्टर 4 whose 20 ग्राम ऑन डिसॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 105.2 डिग्री सेल्सियस। केबी ऑफ वाटर यहां पे भी दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो प्रीवियस वन था उससे थोड़ा अलग है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम आप लोगों से क्या कैलकुलेट करा रहे थे? तो हम आप लोगों से कैलकुलेट करा रहे थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं कैलकुलेट करना है। अब की बार यहां पे जो भी सॉल्यूट को हम डिसॉल्व किए होंगे उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। दैट मींस इस क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट करने बोला है मोलर मास, जिसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने बोला है। ठीक है। और ये नॉन वोलाटाइल है, हैविंग वांट ऑफ फैक्टर 4, मतलब ये एसोसिएट डिसोसिएट कर रहा होगा, इसीलिए I का वैल्यू कितना है बाबू? यहाँ पे 4 दिया हुआ है। कुछ 20 ग्राम ऑन डिसॉल्विंग, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हमको दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 20 ग्राम ऑन 200 ग्राम ऑफ, सॉरी इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमको दिया हुआ है। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है बच्चा? तो 500 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी टीबी का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 105.2 डिग्री सेल्सियस। और केबी भी दिया हुआ है हम लोग को। केबी कितना दिया हुआ है? 0.52। ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो तुम एक और यहां से चीज बता सकते हो, और वो क्या है? T0B। ठीक है। और वो T0B क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट अगर वाटर है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं, यानी T0B का वैल्यू बता सकते हैं। और T0B का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 डिग्री सेल्सियस। T0B का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब एक बात सुन, अगर तुमको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है तो मोलर मास तुम एक ही फॉर्मूला से निकाल सकते हो, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी आई केबी इंटू एम। मतलब जिस फॉर्मूला में मोलालिटी आएगा उसी फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्यूट का मोलर मास निकाला जा सकता है, और वो फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी इंटू एम। तो मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले तुमको डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, और डेल्टा टीबी का दो फॉर्मूला है। ठीक है। अगर तुमको बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दोनों पता है, तो डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टीबी माइनस टी नॉट बी। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है तुम्हारा 105.2, और अगर हम टी नॉट बी का बात करें तो टी नॉट बी कितना है 100, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5.2 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया है, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया है। अब डेल्टा टीबी मिल गया है तो आराम से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। पहले हम लोग आराम से मोलालिटी निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है बच्चा, तो 5.2 है। आई का बात करोगे तो आई है 4, और केबी का बात करोगे तो 0.52, ठीक है। और मोलालिटी अभी हमको निकालना है, मान के चलो, ठीक है। तो मोलालिटी अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, बाकी सबको दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दो तो 5.2 डिवाइडेड बाई 0.52, ठीक है। यहां पे अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 4। बात समझ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेस डेसिमल को यहां पे भेज दो, ठीक है, तो ऊपर में 10 चला जाएगा, सॉल्व आसानी से हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो 5.2, अगर इसको भी हम 5.2 में बदलना चाहें तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू यहां पे क्या बच रहा है 4, ये और ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी मोलालिटी जो आया वो कितना आया 5/2। अब यहां से मोलालिटी तुम्हारा निकल गया है, अब तुम मोलर मास निकाल सकते हो। अब मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, मोलालिटी किसके इक्वल होता है बताओ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। नीचे में क्या रखेंगे, तो नीचे में रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ क्या रखना पड़ेगा, सॉल्वेंट। वो भी कौन सा यूनिट में, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किया हो, मतलब यूनिट होगा ग्राम। मोलालिटी आ रखा है 5/2। वेट ऑफ सॉल्यूट अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 20, तो यहां पे रख लोगे 20 इंटू 1000। बाबू अगर हम मोलर मास का बात करें ना, तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जो सॉल्यूट का मोलर मास होता है, ठीक है, वो सॉरी सॉल्यूट का ही तो मोलर मास निकालना है, भी क्या बोल रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट का अगर बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 500, यहां 0 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। अब हम लोग को मोलर मास निकालना है, तो इसको इधर भेज दो और बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा 5, तो 5 8 जा 40, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट का वेट या मोलर मास निकालने बोले ना, तो वो मोलालिटी के हेल्प से ही यूज किया निकाला जा सकता है। और मोलालिटी एक ही फॉर्मूला में आता है, जो कि है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम व्हेन सॉल्यूट विल नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। जब एसोसिएट डिसोसिएट करेगा तो क्वेश्चन में वो हिंट में दे देता है, ठीक है, तो उस केस में यूज करोगे आई के बी इंटू एम। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेट या फिर मोलर मास वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर वे में तुम मोलर मास वाला, जैसा मोलर मास वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना, उसी तरह से वेट के ऊपर में भी आप लोग को क्वेश्चन दे सकता है, उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि आप लोग से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। अब फिर से हम लोग क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 117 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। यहां से हम लोग को पता चल गया है कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो तुमको दिया हुआ है कितना 117 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है बाबू। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, तो 500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू है 100%, ठीक है। देन कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने बोला है, तो टीबी का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पहला टाइप का ही है। अच्छा, अगर वाटर है तो यहाँ पे T0 भी तुम खुद से लिख सकते हो, जो कि कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर कैल्विन में बात करें तो कैल्विन में होगा 373 कैल्विन। बोल हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें?
नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये पहला टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, दैट मींस ये सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट करेगा, और हम आप लोग को बताए थे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो आई का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है, एन के इक्वल, मतलब डिसोसिएट करने के बाद में वो कितना आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम NaCl का बात करें ना तो NaCl कैसे डिसोसिएट करता है बताओ, Na प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब ये टूटने के बाद 2 आयन प्रोड्यूस करता है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 100% है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब I का जो वैल्यू है वो यहां से तुमको पता चल जाएगा कि क्या होगा, 2। अब अगर तुमको टीबी कैलकुलेट करना है तो टीबी कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक टी नॉट भी जो कि तुमको पता है, दूसरा रिक्वायरमेंट है डेल्टा टीबी जो कि हम लोग को नहीं पता है। तो पहले हम लोग डेल्टा टीबी निकालते हैं और फॉर्मूला यूज करेंगे आई के बी इंटू एम, ठीक है। आई का वैल्यू ऑलरेडी अपने लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि कितना है 2। अगर हम केबी का बात करें तो केबी है 0.52, और अगर हम मोलैलिटी का बात करें ना बाबू तो मोलैलिटी क्या दिया हुआ है, ये देख, मोलैलिटी निकालने दिया हुआ नहीं है, ये हम लोग को खुद से निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है 117 इंटू 1000, ठीक है। मूलर मास अगर बात करोगे तो NaCl का मूलर मास कितना होगा, थोड़ा निकालते हैं ना। सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5। कोई दिक्कत इसमें, यहां से 5 आ जाएगा, यहां पे 8 आ जाएगा, और यहां पे 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 68 पॉइंट क्या लिखोगे 5। बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग से कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है 500। 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.52 इंटू 117 इंटू 2 बाई 68.5, ठीक है। अब ये कैंसिल हो सकता है क्या, 68.5 ये अगर जाएगा तो कितना बार में जाना चाहिए, यहां से पॉइंट हटा दे या फिर इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो 2 2 जा 4, ठीक है, सारा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए यहाँ पे। 117 को अगर हम कैंसिल करना चाहे तो देखते हैं कैंसिल करके कि क्या आता है, जस्ट मिनट। 117 डिवाइडेड बाई 68.5, ठीक है। तो 117 को अगर हम लोग 68.5 से डिवाइड कर दे तो ये आता 1.7, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 0.52 इंटू 1.7 इंटू 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाना चाहिए 2 2 जा 4, और 4 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 1.7 इंटू 0.52। अब हम एक जगह मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे जो कि डेल्टा टीबी आएगा, ठीक है। तो हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा रफ में ही, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 7 को पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4 और 2 6, यानी 6.8 आ जाएगा, ठीक है। अब इनटू अगर करोगे तो 0.52, तो 0.52 इंटू 6.8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 एंड 1 41, ठीक है। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 एंड 1 31, ठीक है। तो 6 3 5 3, टोटल 3 प्लेस डेसिमल देना है, यानी 3.536। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आ जाएगा 3.536, और यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट आप या तो डिग्री सेल्सियस दे सकते हो या फिर केल्विन दे सकते हो। तो ये तुम्हारा इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब डेल्टा टीबी का वैल्यू तुम लोग को पता चल चुका है, अब आराम से टीबी निकाला जा सकता है। अगर हम टीबी निकालना चाहें तो टीबी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो टीबी निकालने का फॉर्मूला है T0B प्लस डेल्टा टीबी। अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हो तो ये 100 होगा, और डेल्टा टीबी का बात करोगे तो डेल्टा टीबी कितना आया 3.536, दैट मीन्स ये हो जाएगा 103.536।
वही अगर तुम केल्विन में निकालना चाहते हो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी। टी नॉट बी वापस से कितना हो जाएगा, केल्विन में अगर हम बात कर रहे हैं तो केल्विन में ये होगा 373 प्लस यहां पे होगा 3.536, तो ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 376.536, ये होगा केल्विन। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट करे ना तो बस वहां पे आई का वैल्यू निकाल लेना, अगर 100% है तो आई डायरेक्टली एन के इक्वल हो जाता है। ये सब हम वन ऑफ फैक्टर वाला लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग आराम से डेल्टा टीबी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टीबी कैलकुलेट करने के लिए दो चीज का रिक्वायरमेंट होगा, वन इज टी नॉट बी एंड अदर इज डेल्टा टीबी। टी नॉट बी तुमको क्वेश्चन में ही दे देता है, डेल्टा टीबी आप लोग को खुद से निकालना पड़ेगा। तो हम पहले डेल्टा टीबी कैलकुलेट किए और उसके बाद टीबी इज इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी, ये फॉर्मूला को यूज करते हुए आराम से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिए। तो ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग एंटर करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। फ्रीजिंग पॉइंट, अब एक एक बात को समझते जाओ। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट पे अगर हम बात करें तो तुम खुद ये चीज को सोच सकते हो, जिस पॉइंट पे वाटर फ्रीज करता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे सारा वाटर फ्रीज कर जाता है? ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पे सारा वाटर फ्रीज तो नहीं करता है, वहां पे कुछ वाटर फ्रीज करता है और कुछ वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पे जो भी सब्सटेंस है वो फ्रीज करना स्टार्ट करता है, और फ्रीजिंग पॉइंट पे सब्सटेंस दो फेज में एग्जिस्ट करता है, वन इज सॉलिड एंड अदर वन इज लिक्विड, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे सब्सटेंस दो फेज में एग्जिस्ट करता है, एक है सॉलिड और दूसरा क्या होगा तुम्हारा, लिक्विड। बात समझ आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन के बारे में, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर को बोला जाता है जहां पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर, मतलब सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर लगे और लिक्विड में जो वेपर प्रेशर लगे, दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, उसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर at which vapor pressure of solid and liquid phase becomes सेम हो जाता है, उसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहा जाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले ये समझ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीएफ से। अब डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? तो डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना। तो अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। इसी पॉइंट को या फिर इसी फेनोमेना को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एनवीएस का मतलब है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। This phenomena is known as depression in freezing point. इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ आया, ठीक है। तो किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं।
फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और डिप्रेशन का मतलब है प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, इसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, तो चलो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और ये सारा फॉर्मूला हम लोग ग्राफ के हेल्प से समझते हैं, जैसे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में समझे थे। तो अभी हम शुरुआत जब कर रहे थे उस समय एक बात बताया कि बाबू फ्रीजिंग पॉइंट पे जो भी सब्सटेंस होता है वो दो फेज में एग्जिस्ट करता है, और वो दो फेज क्या क्या है, एक है सॉलिड और दूसरा क्या है, लिक्विड। मतलब अभी जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, यहां पे दो कर्व ड्रॉ होगा, एक होगा सॉलिड के लिए और दूसरा कर्व होगा लिक्विड फेज के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है, ठीक है, ये तुम्हारा लिक्विड है और ये प्योर सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हैं, और ये प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फेज है। जैसे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वो बन जाएगा सॉल्यूशन और उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो ये जो ग्राफ हम ड्रॉ किया है नीचे वाला, ये ग्राफ किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। अब देखो जिसको हम ये डिफरेंट कलर से मार्क कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे तुम बात करोगे ना तो इस पॉइंट पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी अगर बात किया जाए तो सॉलिड और लिक्विड दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, तो प्योर सॉल्वेंट का इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम है। मतलब ये प्योर सॉल्वेंट का ये पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को T0F से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सिमिलर मैनर दिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम है। मतलब इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम है, मतलब इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TF से। अब पहले देखो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था T0F, अब क्या हो गया है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को TF बोले हैं, ये इधर शिफ्ट किया है। तो बताओ डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया, ऑब्वियसली डिक्रीज किया। इसी डिक्रीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF से, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बात समझ में आ गया, एकदम समझ में आना चाहिए क्या। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा TF निकालने का जो पहला फॉर्मूला होगा वो क्या है, ये देखो। डेल्टा TF निकालने का पहला फॉर्मूला देखो, हमेशा जब हम लोग इस केस में डिफरेंस निकालते हैं ना तो बड़ा में छोटा को माइनस करते हैं, तो बड़ा यहां पे होगा T0F और छोटा है TF। तो डेल्टा TF निकालने का पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है T0F माइनस TF। दूसरा, अगर हम यहां से TF निकालना चाहे तो TF को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो TF कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है जो कि TF से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा T0F माइनस डेल्टा TF, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की मोलालिटी पे। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर इक्वल टू दोगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और यहां पे एक कांस्टेंट देंगे KF। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू क्या हो जाएगा, M, ठीक है। अब ये फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे ना, देखो यहां पे मोलालिटी आ गया, मतलब सॉल्यूट का वेट वगैरह का कहानी आ गया। तो वेट का कहानी जब भी आ जाएगा तो वांट ऑफ फैक्टर को ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये फॉर्मूला को हम यूज तब करेंगे जब I का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करेगा। अब अगर गलती से सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट कर जाए तब डेल्टा TF कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा IKF इंटू M, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब I का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा। I नॉट इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट ना करे।
हालांकि ये फॉर्मूला को हर जगह यूज कर सकते हो, अगर एसोसिएट डिसोसिएट किया तो आई का वैल्यू कुछ भी आएगा वो रख देना, और अगर नहीं किया तो 1 रख के सॉल्व कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे जितना भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुआ है तो चलो उसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। पहला डेल्टा टीएफ, ये तो अभी से हम बता रहे थे, शुरुआत से ही ये टर्म को हम आप लोग को बताते आए हैं। डेल्टा टीएफ क्या है तुम्हारा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम टी नॉट एफ का बात करें तो टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। होले होले बात तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर हम टीएफ का बात करें तो टीएफ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम आई का बात करें तो आई अपना प्यारा सा है वांट ऑफ फैक्टर, ये क्या है एक सेपरेट लेक्चर में ही बताया है, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आई वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलालिटी, ठीक है। और नेक्स्ट केफ का बात करोगे तो केफ यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको ना तुम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये सारा टर्मिनोलॉजीज के ऊपर में बात हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये जो मोलल मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप लोग अगर 12th स्टैंडर्ड में होगे तो आप लोग को जेई और बोर्ड दोनों देना है, या फिर नीट और बोर्ड दोनों देना है, तो दोनों के लिए फोकस करना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बात समझ आया? ठीक है। अब ये डिफाइन करने के लिए ना तुम एक फॉर्मूला यूज करो, वो डेल्टा टीएफ वाला। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू क्या होता है? एम। अगर इस सॉल्यूशन का मोलालिटी को 1 मान लिया जाए तो 1 मानने से डेल्टा टीएफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? केएफ के इक्वल। यानी हम ये बात बोल सकते हैं बच्चा कि अगर किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो, या फिर कोई भी 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में जो तुम्हारा डेल्टा टीएफ का वैल्यू होगा, उसी को किस नाम से बुलाया जाएगा? केएफ के नाम से। और डेल्टा टीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? केएफ कैन बी डिफाइंड एज, तुम लोग खुद से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पूरा लिख लेना। केएफ कैन बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल aqueous solution। ठीक है। तो केएफ कैन बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा केएफ है। अब अगर हम केएफ का बात करें तो केएफ तो कांस्टेंट है, ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट डिपेंड करता है। वाटर के केस में केएफ अलग होगा, बेंजीन के केस में अलग होगा, बट तुमको कम से कम केएफ का वाटर का केएफ का वैल्यू याद रखना है, जो कि होता है 1.86। और यूनिट का बात करोगे तो केल्विन केजी पर मोल होगा, या फिर इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, सेम एज केबी। केबी के केस में भी यही 2 यूनिट हम लोग यूज करते हैं। तो ये वाटर का केएफ का वैल्यू है। ये केएफ किसके लिए है? वाटर के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है तो याद रह जाए तो अच्छा है, सेफ्टी के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारा फॉर्मूला हो गया इसका। ये हम लोग केएफ के बारे में भी समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, ये देखो। A solution of sucrose has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water। ठीक है। The freezing point of solution obtained
विल बी, मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोल रहा है, तो जो जो हम लोग को दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग को क्या क्या दे रखा है। तो बोला है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हमको पता है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, तो 68.5 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट भी अपने को दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बाबू, तो 1000 ग्राम है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हमसे टीएफ पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। अब अगर यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है तो टी नॉट एफ का वैल्यू आपको खुद से पता होना चाहिए, जो कि होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन। बात समझ आया, ठीक है। एक और चीज हम लोग को दिया हुआ है जो कि है केएफ, केएफ दिया हुआ है 1.86, ठीक है। यूनिट क्या है, केल्विन केजी पर मोल। अब फिर से अगर तुमको टीएफ निकालना है तो इसके लिए पहले डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। अच्छा एक और बात, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, तो सॉल्यूट सुक्रोज है। बाबू सुक्रोज सॉल्यूशन में एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करता है, मतलब आई का वैल्यू 1 होगा। अब टीएफ निकालने से पहले हमको डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा, और डेल्टा टीएफ निकालने का फॉर्मूला यूज कर लेंगे केएफ इंटू एम, बिकॉज आई का वैल्यू कितना है 1, केएफ है 1.86। मोलैलिटी अगर हम निकालना चाहे तो वेट ऑफ सॉल्यूट है 68.5, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, नीचे में अगर हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट का अगर बात करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना दिया हुआ है 1000। ये तो डायरेक्टली यहां से कटने वाला है। बात क्लियर है, ठीक है। अब जो भी बच गया है ना उसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो यहां से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ठीक है, 1.86 इंटू ये जो 68.5 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 685 इंटू 10, सॉरी 685 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं। 685 मतलब ऊपर से हम पॉइंट हटाएं तो नीचे में जो है वो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो 342 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 684। तो हम बोल सकते हैं कि ये अप्रोक्स कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी बचा है उसको हम लोग को सॉल्व करना है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1.86, 2/10 यानी ये इसको हम 0.2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड सॉरी 2 6 जा 12 होगा ना, 2 कैरी 1 हो जाएगा, 2 8 जा 16 and 1 17, ठीक है, 2 1 जा 2 and 1 3, 3 प्लेस डेसिमल देना यानी 0.372 आ जाएगा। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.372। अब इसका यूनिट आप केल्विन भी लिख सकते हो या फिर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा टीएफ निकल गया, अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, तो अब इजीली हम लोग टीएफ निकाल सकते हैं। टीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हो तो ये 0 डिग्री होगा, और डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना निकला है, तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू निकला है 0.372, 0.372। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वही अगर आप लोग केल्विन में निकालना चाहते हो तो टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक है। अगर हम टी नॉट एफ का बात करें तो टी नॉट एफ कितना हो जाएगा केल्विन में, 273 माइनस 0.372। आप लोग इसको माइनस करके आंसर लिख लेना, या फिर हम ही कर देते हैं, 273.000 ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0.372, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 9, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 272, यानी ये आ रहा है तुम्हारा 272.628 केल्विन, ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां से एक बात तुमको पता चल रहा होगा, या तो अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोले या बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोले, दोनों केस में डेल्टा टीएफ हमको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। और डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वही मोलैलिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट कर रहा होगा तो केएफ इंटू एम यूज कर रहा होगा तो आई केएफ इंटू एम या आई केबी इंटू एम, और अगर नहीं किया तो केबी इंटू एम या केएफ इंटू एम,
यही दो फॉर्मूला यूज करके आराम से कर सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि ये है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखना। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। आज हम लोग इतना सारा क्वेश्चन किया है ना कि ये सब में गिवन तुम लोग खुद से लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। हालांकि हम ये क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। बोला क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी टीएफ निकालने बोला है, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, जो कि कितना है 28.4 है, ठीक है। हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 75%, नंबर में चेंज करोगे तो 75/100 हो जाएगा। तो 3/25 3 जा 75, 25 4 जा 100, यानी इसको 3 क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है। इन 200 ग्राम ऑफ वाटर यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट भी अपने को दे दिया है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, शाबाश, ठीक है। केफ तुम लोग को याद रखने बोलते हैं, बट देखो अभी हम लोग का किस्मत बहुत अच्छा है, बट एग्जाम में तुम लोग का किस्मत बहुत खराब रहता है, इस वजह से केफ का वैल्यू वाटर के लिए याद ही रखना। तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सॉल्यूट का मोलर मास तुमको जिंदगी में कभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में दे देता है, बट यहाँ पे मोलर मास आपको खुद से निकालना होगा। तो चलो Na2SO4 का मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल रहे हैं। तो Na2 सोडियम एक के लिए होता है 23, तो दो के लिए क्या हो जाएगा 46, एक सल्फर का होता है 32 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है। 6 3 9 9 और 4 13 और 1 14, तो 142 ग्राम ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब फिर से फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोला है, तो इसके लिए पहले डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे कष्ट वाला बात क्या है कि अब की बार Na2SO4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, मतलब ये डिसोसिएट करेगा, तो पहले यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर निकालना होगा। वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए Na2SO4 का डिसोसिएशन याद होना चाहिए। ये कैसे डिसोसिएट करता है, ये डिसोसिएट करता है 2Na+ + SO4 2-। अब डिसोसिएट करके ये कितना आयन प्रोड्यूस किया है, तो 3, n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। अब n का वैल्यू 3 है तो i कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना i = n। i = n तब होगा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75 है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो i कैलकुलेट करने का फॉर्मूला शुरुआत में ही बताए थे, i = 1 + n - 1 × अल्फा, यही होगा ना। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस, अगर हम n का बात करें तो n कितना हो जाएगा, तो n है 3 - 1, और अल्फा का बात करोगे तो अल्फा कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो i = 1 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 - 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 × 3/4, ये कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ से एलसीएम लोगे 2 + 3 दैट इज कितना हो जाएगा 5/2, ये i का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब i निकालने के बाद हम लोग डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं, और अब की बार डेल्टा टीएफ निकालने के लिए वही i वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा टीएफ = IKF × m। i का वैल्यू कितना आ रहा है, तो i का वैल्यू आया 5/2, यही आया है ना, हाँ 5/2 ही आया है, ठीक है। अगर केएफ का बात करोगे तो केएफ 1.86 है। मोलैलिटी का बात करोगे तो ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट रखने का × 1000, नीचे में सॉल्यूट का मोलर मास होगा, और एक और चीज होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए दैट मींस इसका यूनिट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अब 5/2 × 1.86, अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट का बात कर ले तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 28.4, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 28.4 × 1000। नीचे में सॉल्यूट का मोलर मास जो कि निकाले थे 142, और वेट ऑफ सॉल्वेंट का अगर बात किया जाए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 200, तो यहाँ पे 200, 0 से 0 गया, ठीक है। अब ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो इसका डेसिमल हट जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 × 1.86 × 284, ठीक है, डिवाइडेड बाई 142 × 2। अब तुमको पता है ये 2 के टेबल में मतलब 142 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 और 2 यहाँ से गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, यानी ये 0.93 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15,
5 9 45 एंड 146, तो ये आ जाएगा 4.6 यूनिट लिख सकते हो केल्विन, और डिग्री सेल्सियस कुछ भी वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अब यहां से डेल्टा टीएफ निकल गया, अब टीएफ निकालो, फॉर्मूला है टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। अब अगर तुम केल्विन में निकालना चाहते हो तो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 4.65, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 4.65 डिग्री सेल्सियस, ये तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर केल्विन में निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, यहां पे रखोगे 273 माइनस 4.65, अब इसको माइनस करके तुम लोग जो भी आंसर होगा वो लिख लेना, और इसका यूनिट क्या आएगा केल्विन। बोल बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से कहां पे पूछा जा सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट में पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर में फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से कंटिन्यू करेंगे। होप आप लोग को लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर देखते हो तो नोट्स को पूरा कंप्लीट करना, तभी आप लोग को पढ़ने में कुछ फायदा मिलेगा। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।